मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और जानकारी से भरपूर मजेदार एपिसोड में। और इस रहगुजर में आपका हमसफर हूं मैं आज संदीप भट्ट। नमस्कार। उफ, ये गर्मी और उसमें हलक में अटकी सांसें। लेकिन कामगार लोग पस्त नहीं होते। गाड़ी चालक, किसान, मजदूर और बड़े बड़े दफ्तरों में अफसर रुकते नहीं हैं। लेकिन रंग बिरंगी आइसक्रीम की चलती फिरती दुकानों को देखकर हमारे पांव ठिठक ही जाते हैं। क्यों, है ना? तो भाई, आज ही वो दिन है जब सन 1786 को न्यूयॉर्क शहर में आइसक्रीम उत्पादन कमर्शियल लेवल पर प्रकाश में आया था। आइसक्रीम का आज तक का सफर सीधा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी इतिहास के कितने ही अनाम पन्नों से होकर गुजरी है। ऐतिहासिक अन्वेषकों के अनुसार इसका इतिहास 4000 साल पुराना समझा जा सकता है, जब मेसोपोटामियन सभ्यता के काल में आइस हाउस के प्रमाण प्राप्त हुए थे। आज हम आइसक्रीम को भिन्न रंगों, आकार, स्वाद के आधार पर अलग अलग नामों से पहचानते हैं, जैसे कुल्फी, सॉर्बेट, जेलेटो, योगर्ट, कोन, फ्रोजन कस्टर्ड वगैरह वगैरह। इनके सभी सरल रूप इतिहास में कहीं ना कहीं जरूर रहे हैं दोस्तों। जैसे 500 ईसा पूर्व ग्रीक में वहां के निवासी शहद और फलों से मिश्रित बर्फ को कोन का आकार देकर उसका पूरा लुत्फ उठाया करते थे। इसी तरह 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट दिल्ली से घोड़ों का एक जत्था हिंदू कुश पर्वतमालाओं से सिर्फ बर्फ लाने के लिए भेजा करते थे, और फलों के शरबत में इसका खूब प्रयोग होता था। लेकिन अब तक आइसक्रीम में आइस ही थी, क्रीम का तो नामो निशान ही नहीं था। अरब के निवासी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने दूध को मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में प्रयोग किया, और मिठास के लिए चीनी का प्रयोग भी तभी प्रारंभ हुआ था। वो लोग दूध में योगर्ट, गुलाब जल, फलों और नट्स के प्रयोग से आइसक्रीम को स्वादिष्ट बनाया करते थे। आइसक्रीम को मुख्यतः शाही खिदमत में परोसा जाता था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को ये इतना पसंद था कि उन्होंने शेफ को पूरी जिंदगी आइसक्रीम रेसिपी को सीक्रेट रखने के लिए पेंशन देने का प्रावधान भी किया। यूएस जैसे कुछ देशों में तो आइसक्रीम शब्द का प्रयोग केवल खास किस्म के व्यंजन के लिए ही प्रयुक्त होता है, और उसके कमर्शियल उपयोग में भी नियंत्रण रखा जाता है। और भाई, वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट जो हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं। और इनके बारे में बोलते हुए और खाते हुए मुंह में पानी ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम इनका आज कहीं भी लुत्फ उठा सकते हैं। और भाई, इनको तो अब घर में भी बनाया जा सकता है, वो भी तब जब बाजार में सारे आवश्यक इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध हैं। तो फिर हम अपनी ही कोई रेसिपी क्यों ना तैयार करें? तो हो जाइए कुछ नया बनाने के लिए तैयार। चलिए दोस्तों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुस्न की ऐसी मल्लिका की जिसके आगे आइसक्रीम भी पिघल जाए, और जिस हसीना ने अपनी खूबसूरती से लोगों को न सिर्फ अपना दीवाना बनाया बल्कि अपने अभिनय के दम से लोगों को अपना कायल भी बनाया। मैं बात कर रहा हूँ अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की। सन 1973 में प्रदर्शित फिल्म बॉबी की खूबसूरत चुलबुली अदाकारा को कौन नहीं जानता, जब वो ऋषि कपूर से इश्क फरमाते हुए कितने ही लाखों युवा दिलों की धड़कन बन बैठी थी।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिम्पल कपाड़िया की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 जून 1957 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र, लेकिन आकाश छूते अरमान। इनकी बॉबी फिल्म एक जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें 1973 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। वो फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस छवि वाली अदाकारा थीं। इनकी खूबसूरती के आगे उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना अपना दिल हार बैठे थे। वही राजेश खन्ना जिनके लिए दुनिया भर की लड़कियां उस जमाने में अपना दिल हार बैठती थीं, और ये अपना दिल हार बैठे डिम्पल कपाड़िया पर, और फिर कुछ समय बाद उन्हीं से शादी के बंधन में बंध भी गए। शादी के बाद डिम्पल कई सालों तक रुपहले पर्दे से दूर रहीं। और सोचने की बात है दोस्तों कि जीवन की राहें कितनी अनोखी होती हैं। जीवन में कब कैसे कौन सा मोड़ आ जाए और फिर जीने का फलसफा कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता। राजेश और डिम्पल कपाड़िया जी के बीच तलाक हो गया। नजर को तेरा इंतजार आज भी है। डिम्पल का फिल्मी सफर जो कहीं रुक सा गया था, एक बार फिर से चल पड़ा। इस बार गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को ही उन्होंने अपनाया। काश, दृष्टि, लेकिन और रुदाली 80 और 90 के दशक की वो फिल्में थीं जिनसे उन्होंने अपने लिए एक खास पहचान बनाई। एक भिन्न अदाकारा फिल्मी चरित्रों को मानो जीने लगी थी। रुदाली में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दिल हूँ करे, घबराए, धन धम धम करे, गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे, घबराए, तेरी छोरी डारो, सब सूखे पात जो आए, तेरा छुपाना मेरी सूखी डार हरियाए। दिल हूँ करे, घबराए। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म क्रांतिवीर की, तो क्रांतिवीर की सामाजिक चिंतक सेविका के चरित्र को आप कैसे भूल सकते हैं। अपने आप में बेजोड़ नाना पाटेकर के साथ झकझोर देने वाले संवादों का जादू आज भी हमारे जहन में ताजा है। आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना पता? ये कैसा व्यापार है पता? किसने किसको मारा, किसको जलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की माँ, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कई चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे।
दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि फिल्म क्रांतिवीर में किए गए इनके इस अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। और अगर नए दौर की फिल्मों की बात करें तो दिल चाहता है जैसी नई दौर की फिल्मों में उनका वही जादू बना रहा, जहाँ वो जैसे स्वयं को ही जी रही थीं। हम आशा करते हैं कि उनके अभिनय का जादू हम पर हमेशा बना रहेगा। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आज आपके सामने है, आपके जहन में है या आपने कहीं देखी है, वो पलक झपकते ही आपके पास हो सकती है। तो हुई ना ये कमाल की चीज। और ये कमाल की चीज, ये जादू भरी चीज और कुछ नहीं बल्कि ये है वर्ल्ड वाइड वेब। और मैं आपको बता दूं कि ये जादू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, आपको दिया है टिमोथी जॉन बर्नर्स ली ने, जो आज ही के दिन इंग्लैंड में जन्मे थे। 1955 में लंदन में जन्मे टिम ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से फिजिक्स की पढ़ाई की थी। आपको मैं यहाँ एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के वक्त उनको कॉलेज में कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए उन पर रोक लगा दी गई थी, कारण उन्होंने कॉलेज के इंटरनेट से छेड़छाड़ की थी, यानी कि हैकिंग। और जब उन पर रोक लगाई गई थी तब उन्होंने अपना खुद का कंप्यूटर बनाया। और जानते हैं वो कंप्यूटर किस किस चीज से बना था? उसे बनाया गया था एक पुराने टीवी, एक पुराने माइक्रो प्रोसेसर, और इसे जोड़ने के लिए यूज किया गया था सोल्डरिंग आयरन को। और उस जमाने में खुद का कंप्यूटर, सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि उन्होंने कैसे वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। तो जनाब, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद टिम 1980 सर्न यूरोपियन पार्टिकल्स फिजिक्स लेबोरेटरी जेनेवा में नौकरी करने लगे। और यहीं पर उन्होंने हाइपरटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे कोई कहीं से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया एनक्वायर। 1984 में टिम ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अ प्रपोजल। इसमें उन्होंने हाइपरटेक्स्ट और इंटरनेट को एक साथ जोड़ दिया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे फाइल्स और इंफॉर्मेशन न सिर्फ किसी कंपनी के बीच शेयर हो सकती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी इसे देख और शेयर कर सकता है। और इसे टिम ने नाम दिया वर्ल्ड वाइड वेब। तो अब आप समझे कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे बना। टिम ने ही पहला वेब ब्राउजर और एडिटर बनाया। दुनिया की पहली वेबसाइट का नाम था info.cern.ch और इसे 1991 में लॉन्च किया गया था। और इसमें वेब ब्राउजर का कैसे इस्तेमाल करें ये बताया गया था। तो दोस्तों, फादर ऑफ इंटरनेट के खिताब से सम्मानित टिमोथी जॉन बर्नर्स ली को हमारा सलाम। और आज उनके जन्मदिन पर हम उनको देते हैं ढेरों बधाइयां। हम सभी के बचपन में रंगों की खुशबू बिखरी हुई होती है और कुछ लोगों में रंगों की खुमारी इतनी गहरी होती है कि उनका संपूर्ण जीवन ही रंगों में अभिव्यक्त होने लगता है। कुछ ऐसे ही थे अभिव्यक्ति के रंग जिसे वाटर कलर के मशहूर चित्रकार जॉन एवरेट मिलाय अपने बचपन में उकेरा करते थे, जिनका जन्म आज ही के दिन 8 जून 1829 को इंग्लैंड के साउथ एम्पटन शहर में हुआ था। एक जन्मजात चित्रकार जिनकी काबिलियत को आयाम देने के लिए उनका परिवार लंदन आकर रहने लगा था। बस एक परिचय पत्र और रॉयल एकेडमी स्कूल प्रेसिडेंट सर मार्टिन से उनकी मुलाकात। अब वो रॉयल एकेडमी स्कूल में थे। मिलाय काफी मशहूर हुए और उन्हें द चाइल्ड के रूप में पहचाना जाने लगा। उनके साथ ही छात्रों को उनकी काबिलियत से ईर्ष्या होती और उन पर फप्तियां कसी जाती, लेकिन पतले ऊर्जावान मिलाय बखूबी इसका सामना करना जानते थे। इनके छात्र जीवन के दौरान विलियम हॉलेट हंट और गैब्रियल रोजरी से इनकी दोस्ती हुई, जो ताउम्र कायम भी रही। उनकी प्रथम चित्रकला प्रदर्शनी रॉयल एकेडमी में की गई। उन्हें उपहास और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सन 1850 में प्रदर्शित उनकी मशहूर पेंटिंग क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स पर सबसे गहरी आलोचना चार्ल्स डिकेंस द्वारा की गई।
वो और उनकी रचनाएं मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। तभी उसी दौर के कला आलोचक जॉन रस्किन से उन्हें भावनात्मक संबल प्राप्त हुआ। विवादों ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सन 1860 के दशक में उनकी रचना शैली में क्रांतिकारी बदलाव आए। बड़ा कैनवास, स्वतंत्र और स्वतः ही उतरने वाली शैली में वो रम गए। वो मानने लगे कि एक सीलिंग के आकार के क्षेत्र में रचना करना अब उन्हें जचता ही नहीं है। उनकी नई रचना प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू गहरा होने लगा था। उनके छवि चित्र इतने मशहूर हुए कि उन्हें किसी भी नजर से परखा जाए वो संपूर्ण ही होते थे। वो एक महान सृजनशील व्यक्ति थे जो ताउम्र उत्साही स्कूल बॉय ही बने रहे। वो दोस्तों के बीच ईमानदारी और प्रेम के प्रेरणा स्वरूप थे। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी फिजूल ही कैनवास को नहीं छुआ और मैं कला के प्रति हमेशा से ईमानदार और मेहनती बना रहा। सन 1885 में मिलाय को बैरोनेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जीते जी उन्होंने अपार शोहरत प्राप्त की और साथ ही साथ वो अपने अंतिम दिनों में रॉयल एकेडमी के प्रेसिडेंट भी बने। आज वो हमारे जैसे रचनाकारों के प्रेरणा स्रोत हैं और हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जिनका संगीत में सबसे अधिक प्रभाव था वो निस्संदेह रॉबर्ट शूमन ही थे, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 जून 1810 को जर्मनी में हुआ था। वो एक संगीतकार और प्रभावशाली संगीत आलोचक थे। वो छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि लेने लगे थे। संगीत शिक्षक की मदद के बिना ही उन्होंने अपनी संगीत रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी थी। वो संगीत के लिखित सिद्धांतों को नहीं मानते थे और उसके जरिए अपने हम उम्र साथियों की भावनाओं और शारीरिक मुद्राओं को इतने रोचक तरीके से व्यक्त करते थे कि कोई भी ठहाका मारे नहीं रुकता था। और एक बात बताऊं दोस्तों, उन पर पिता का गहरा प्रभाव पड़ा, जो स्वयं एक उपन्यासकार थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संगीत के सौंदर्य शास्त्र पर निबंध लिख डाला था। वो किशोर अवस्था से ही बड़े कवियों और फिलोसोफर को पढ़ने लगे थे। जब वो पढ़ ही रहे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। अब उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से संगीत में अपने आप को रमाना ही ठीक समझा। एक बार माँ को लिखे पत्र में उन्होंने ये कहा कि मेरी पूरी जिंदगी कविता और गद्य के बीच झूलती रही थी। हम यूं कह सकते हैं कि संगीत और कानून के बीच संघर्ष बना रहा। वो संगीत के सभी रूपों में अपना योगदान देने लगे। रॉबर्ट शूमन संगीत के जरिए काल्पनिक पात्रों की रचना करते और उन्हें भरपूर तरीके से जीते भी थे। और एक बात बताऊं दोस्तों, तो सन 1838 में प्रकाशित क्रिसलरियाना उनके जीवन की सबसे महान संगीत रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें भावनाएं संगीत के जरिए खूबसूरती से व्यक्त हुई हैं। इस पीस में संगीत सहज ही नहीं बनता और इसकी खूबसूरती में गंभीरता, आवेग की मात्रा एक जैसी है।
और दोस्तों, जानने वाला तथ्य ये है कि सन 1840 तक उन्होंने 168 गाने लिखे, जो आज भी एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसी वर्ष उन्होंने अपनी प्रेमिका क्लारा से विवाह किया, जो स्वयं भी एक उच्च कोटि की पियानिस्ट थी। दोस्तों, रॉबर्ट शूमन को अपने जीवन काल में अनेकों डॉक्टरल डिग्रीज से सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, इस महान संगीतकार को उनकी जयंती पर हमारी तरफ से शत शत नमन। अब अपने इस दोस्त संदीप भट्ट को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस एपिसोड को समाप्त करने की दीजिए अनुमति। फिर से मिलते हैं आपसे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और जानकारी, तथ्यों और मनोरंजन से भरपूर एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,